हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिर प्रश्नावली 3.1 के सोल्यूशन वीडियो के पार्ट 2 को। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 के सारे फॉर्मूले और 3.1 के 1 से लेकर 5 तक में सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा चुका था, तो पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो क्वेश्चंस के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यह हमारा छठा क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन तीनों समीकरण में हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। और हम एक एक समीकरण को लेते रहेंगे और उनके लिए x, y तथा z के मान को निकालते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट से, वो देखते हैं हम आगे। यहां से हमारा इसके पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो इसमें पहला पॉइंट दे रखा, ये हमें पहला अवयव दे रखा था और ये हमें दूसरा अवयव दे रखा था। इसमें हमें x, y तथा z के मान निकालने हैं। अब जिन्होंने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, जो मैंने आपको समझाए थे, तो उनकी समझ में तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े होंगे उनकी समझ में यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना। मैंने वहां पर आपको एक टॉपिक कराया था अवयव की समानता। ठीक है, तो उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अवयव होंगे वो हमारे कब समान होंगे। वहां पर उसकी 2 कंडीशन थी। अब जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको यहाँ पर कंडीशन याद आ गई होंगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि दोनों जो हमें अवयव दे रखे हैं वो हमारे समान कोटि के हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो दोनों अवयव हैं ये दोनों ही अवयव हमारे 2x2 अवयव की कोटि के हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इनकी कोटि है वो तो समान है। अगर इनकी कोटि समान होगी तो हम इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों के अवयव के संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तो इनकी हम तुलना कर देंगे। तुलना करने पर क्या होगा, जो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए बोला है वो हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। जैसे संगत अवयव का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास पहला अवयव है तो उसमें जो अवयव है A11 वो हमारा इक्वल होगा जो हमारे पास दूसरा अवयव दे रखा है उसके B11 के। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें पहला अवयव दे रखा है A11 ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, Y के। ऐसे ही जो हमारा दूसरा अवयव है A12 वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, दूसरे A12 के यानी कि Z के। ऐसे ही तीसरा अवयव हो जाएगा हमारा A21 जो कि हमारा x है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 1 के, जो कि हमारा है B21 के। ठीक है, इस तरीके से हम x, y और z की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। आप यहाँ से इन क्वेश्चन को एक बार समझ लें, उसके बाद इस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आप यहाँ से ढंग से समझते हुए चलना। अब इनको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया था कि तुलना करने पर, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा 4 और z बराबर आ जाएगा 3। हमें तीनों की वैल्यू निकालनी थी, पहले पॉइंट के लिए हम निकाल चुके हैं। अब सॉल्व करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट को, वो देखते हैं हम आगे। ये हमें इसका सेकंड पॉइंट दे रखा था, एक हमें अवयव ये दे रखा है और ये एक अवयव में ये दे रखा है। तो इसमें भी तुलना करने से पहले हम देख लेंगे कि दोनों की कोटि हमारी समान है या नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों की कोटि हमारी सेम ही है, 2x2 की। जैसे हमने इसके पहले वाले पॉइंट में करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। दोनों पक्षों के जो अवयव हैं उनकी आपस में तुलना कर देंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास सीधे ही आ गई थी x, y, z की वैल्यू, और यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो ये हमारे पास इक्वेशन के रूप में आएंगी। और इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 10th क्लास में सीखा ही था।
वहां से हम x, y और z की वैल्यू को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों के अवयव के संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास a11 है वो क्या है हमारे पास x प्लस वाई, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ पर हम एक समीकरण बना लेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। ऐसे ही a21 हमारा बराबर किसके हो जाएगा 5 के। तो यहाँ पर भी हमारी एक समीकरण बन जाएगी कि 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक और समीकरण बना लेंगे जो कि हमारी होगी एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8 के, क्योंकि ये भी अवयव हमारे आपस में समान होंगे। अब यहाँ से इन तीनों समीकरणों को आपस में सॉल्व कर कर हम तीनों वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं आगे। यह तीसरी समीकरण जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब हम इन तीनों समीकरण को देखेंगे और इनमें से हम सोचेंगे किस वैल्यू का मान हम सबसे पहले निकाल सकते हैं या फिर हमें किसके मान को निकालने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें z के मान को निकालने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के। अब ये जो हमारे पास 5 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जेड बराबर होगा 5 माइनस 5 के। 5 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। तो पहली वैल्यू तो अब हमने निकाल ली। अब इक्वेशन 1 और 3 से हम x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे प्रतिस्थापन विधि जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ रखी होगी। हम एक समीकरण से x या y की वैल्यू को निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम यहाँ पर x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। सॉल्व कर कर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं हम आगे कि हम इसको कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपको ध्यान होगा कि समीकरण 3 हमें ये दे रखी थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से एक्स वाई बराबर होगा यहाँ पर 8 के। हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो हमारे पास y था वो दूसरी साइड में जाकर भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी x बराबर होगा 8/y। अब यहाँ पर हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। इस x की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो इस x की वैल्यू को आप ध्यान रखना। अब हम इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारी ये x प्लस वाई बराबर होगा हमारा 6, और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल चुके थे 8/y, वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी समीकरण बन जाएगी 8/y प्लस वाई बराबर होगा किसके, 6 के। अब हम यहाँ पर y के नीचे 1 मान लेंगे और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे y इंटू 1। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 8 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा y आएगा और y को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी x प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 6y के। ये जो हमारे पास 6y है इसको हम दूसरी साइड में ले आएंगे और ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसको सॉल्व कर कर यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि 6y को हम इस साइड में लेके आ चुके हैं। ये हमारा हो चुका है माइनस के 6y। तो यहाँ पर हमारी एक द्विघात इक्वेशन बन चुकी है। और द्विघात इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी, वरना यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे। वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास है 1, और जो हमारे पास अचर पद है यानी कि 8 है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 8। अब जो हमें यहाँ पर 6y दे रखा है, यहाँ पर हमें 6 की जगह ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर हमारा 6 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 4 + 2 × y। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम 4 और 2 की गुणा कर दे तो हमारा 8 आ जाएगा और दोनों को जोड़ दे तो हमारा 6 आ जाएगा, और +8 हमारा चल ही रहा है बराबर 0। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस 4y, माइनस के हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा माइनस के 2y। और यहाँ पर ही ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर +2y करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस होता है उसकी भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो +8 बराबर 0।
अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारा y और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा y माइनस 4। ऐसे ही हम इन दोनों में भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा y माइनस 4। और आप ध्यान रखना कि दोनों में हमारी वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है। यहाँ पर हम एक को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा बचेगा y माइनस 2, वो भी बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी हमारे पास y बराबर 4 और एक आ जाएगी y बराबर 2। अब अगर हमारे पास y की वैल्यू 2 आई है तो हमारे पास x की वैल्यू भी 2 ही आएंगी, ठीक है। क्योंकि जो हमें समीकरण दे रखी है दोनों की दोनों, पहली में भी और तीसरी में भी x और y के बीच में हमें एक रिलेशन दे रखा है, इस वजह से x के भी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। अब वो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं इसमें। तो जैसे मैंने बताया था, एक y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 और एक y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग कर हम समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से हमारे पास x की भी दो वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6, ये हमारी समीकरण 1 थी। यहाँ पर हम y की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 4 वहाँ पर दूसरी साइड में जाकर हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 4। 6 में से यहाँ पर हम 4 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। y की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 2। जो हमारे पास प्लस का 2 था वो दूसरी साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं और z की हमने पहले ही निकाल ली थी, तो तीनों वैल्यू को हम निकाल चुके हैं। अब सॉल्व करते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट को, वो देखते हैं हम आगे। यह इसका तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में भी हमें दो अवयव दे रखे हैं और इसमें से हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम यही चेक करेंगे कि जो इनकी कोटि है वो हमारी समान है या नहीं है। अगर दोनों में हम देखेंगे तो दोनों में ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है, या अवयव जो बन रहा है वो 3×1 कोटि का बन रहा है। इसमें 3 रो हैं और कॉलम हमारे पास एक ही है, ठीक है। यानी कि दोनों में हमारा सेम है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर यहाँ पर हम 3 समीकरण बना लेंगे। पहली समीकरण बन जाएगी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, दूसरी बन जाएगी x प्लस जेड बराबर 5, तीसरी बन जाएगी y प्लस जेड बराबर 7। तीनों समीकरण बनाने के बाद में जैसे हमने इसके सेकंड वाले पॉइंट को सॉल्व करा था, वैसे ही हम इस पॉइंट को भी सॉल्व कर x, y तथा z की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों के अवयव के जो हमारे संगत अवयव हैं उनके आपस में तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 समीकरण बन जाएंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था, तीनों समीकरण में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसकी वैल्यू को हम सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आपको इस तरीके के सवाल आते होंगे, ठीक है। तो इन समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रही होगी समीकरण नंबर 1, और ये आपको समीकरण 3 भी दिख रही होगी। इसमें हमें दे रखा है कि y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7। यानी कि अगर हम y और z की वैल्यू को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में y प्लस जेड की जगह कितना रख देंगे 7। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे और x की वैल्यू को निकालने के बाद में हम समीकरण 2 में रख देंगे x की वैल्यू को, जिससे हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। और z की वैल्यू आ जाएगी तो फिर रख देंगे हम समीकरण 3 में z की वैल्यू को, वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो यहाँ से हम लिख देंगे समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 हमारी ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा 9। और जैसे कि मैंने आपको बताया था समीकरण 3 में y प्लस जेड की जगह कितना रख देंगे हम यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x प्लस 7 बराबर होगा 9, और 7 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो यहाँ पर हमारा माइनस का हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 7। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब मैंने बताया था कि x की वैल्यू को फिर रख देंगे हम समीकरण 2 में, वहां से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो वही यहाँ पर लिख भी रखा है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 थी हमारी x प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा 5।
यहाँ पर हम x की जगह रख देंगे 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा z बराबर होगा 5 माइनस 2, क्योंकि जो हमारे पास 2 प्लस का था हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इस z की वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। वो देखते हैं आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था वही लिखा है यहाँ पर कि x व z का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। x और z की वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल चुके थे, दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x प्लस 5 बराबर होगा 9। 5 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y बराबर 9 माइनस 5। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम x, y तथा z तीनों की वैल्यू को निकाल चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा छठा क्वेश्चन हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, खाली तुलना करनी है और कैलकुलेशन कर कर वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, वो भी सेम इसी की तरह है, वो भी आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी ये समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। ये दे रखा है हमें 7वां क्वेश्चन, बस इतना अंतर है कि उसमें हमें एक्स, वाई तथा जेड की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर हमें ए, बी, सी तथा डी की वैल्यू निकालनी है। और आव्यूह जैसे हमें उस क्वेश्चन में दे रखे थे वैसे ही हमें यहाँ पर दे रखे हैं, बस वहाँ पर एक्स वाई में था, यहाँ पर ए बी सी में है। ठीक है, करने का तरीका सेम पहले वाले ही होगा। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा 7वें क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों आव्यूह की कोटि देखेंगे, दोनों आव्यूह की कोटि हमारी सेम है, 2 × 2 आव्यूह की कोटि क्या है दोनों के दोनों। तो यहाँ पर हम दोनों आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना कर कर यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। तो हम पहले इसकी समीकरण बनाते हैं और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि दोनों पक्षों के आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर पहली हमारे पास समीकरण बन जाएगी a माइनस बी बराबर होगा -1, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसमें दूसरी समीकरण बन जाएगी कि 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5, तो इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ऐसे ही बाकी दो समीकरण भी हम बना लेंगे, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तीसरी समीकरण बन जाएगी हमारी 2a माइनस बी बराबर होगा किसके 0 के। चौथी समीकरण बन जाएगी 3c प्लस डी बराबर होएगा हमारा 13 के। ठीक है, अब इन चारों समीकरण को आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम इन वैल्यूज को निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी दो समीकरण भी आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होंगी। अब मैंने आपको बताया था समीकरण बनाने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस वैल्यू को हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे सारी इक्वेशन को तो यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को आसान तरीके से नहीं निकाल सकते। बस इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि के लिए यहाँ पर हमें आसानी पड़ जाएगी कि हम समीकरण 3 से यहाँ पर a की वैल्यू को निकाल लेते हैं और a की वैल्यू को निकालने के बाद में समीकरण 1 में रख देते हैं, वहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो वो मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ ये सारी कैलकुलेशन। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 थी हमारी ये 2a माइनस बी बराबर होगा हमारा 0, और जो हमारे पास माइनस के b था हम उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर वो जो हमारा b था वो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक 5वीं समीकरण बन जाएगी कि 2a बराबर होगा हमारा b के। एक तरीके से यहाँ पर हमने एक b की वैल्यू निकाल ली है, इस b की वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो हमारे पास समीकरण एक ये थी a माइनस बी बराबर होगा -1 के। तो यहाँ पर जो हमारा b है उसकी जगह रख देंगे हम यहाँ पर 2a। तो यहाँ पर अब हम पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन को आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो चुका था, यहाँ पर है हमारा 1a माइनस 2a, यानी कि जो हमारी माइनस वाली संख्या है वो बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस के a, वो बराबर होगा हमारा माइनस के 1 के। माइनस से माइनस काट देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा a बराबर 1। a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है बाकी 3 वैल्यूज को। ठीक है, अब इस a की वैल्यू से हम आगे निकालते हैं b की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि a का मान समीकरण 5 में रखने पर
समीकरण 5 हमारी ये बनी थी कि 2a बराबर होता है v के। यहाँ पर हम a की वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बराबर हो जाएगा v। 2 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो b का मान भी हमारा आ चुका है। अब जो हमने a का मान निकाला था उसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं, वहां से हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारी ये थी कि 2a प्लस c बराबर होगा हमारा 5 के। a की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस c बराबर होगा 5। c बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, अब c की वैल्यू से हम निकाल लेंगे जो इसकी लास्ट वैल्यू बची है d की, वो दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 थी हमारी ये 3c प्लस d बराबर हो जाएगा हमारा 13, और यहाँ पर हम c की वैल्यू भी रख देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस d बराबर होगा 13, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर कर आ जाएगा हमारा 9, तो 9 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वह हमारा माइनस का हो जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 13 माइनस 9। 13 में से हम 9 को घटा देंगे तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। तो 7वें क्वेश्चन में हमसे इन चारों वैल्यूज को निकालने के लिए बोला था a, b, c तथा d की वैल्यू को, और इन चारों वैल्यूज को हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम छठे क्वेश्चन की तरह था, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसी तरीके के आप 10 क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, मेन है कि आपको एक क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन ही आपकी समझ में नहीं आएगा तो उसके जैसे आप और क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं हम इसके 8वें क्वेश्चन को, और यह इसका 8वां क्वेश्चन, ये एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, और जिन्होंने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे वो इसका आंसर देखते ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने आपको फॉर्मूलों में बताया था। हमें यहाँ पर एक आव्यूह दे रखा है a बराबर ब्रैकेट में aij, और वो m इंटू n मैट्रिक्स का है, और एक क्या है वर्गाव्यूह है, मेन है यहाँ पर वर्गाव्यूह है। अब ये हमारा वर्गाव्यूह कब होता है, इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। यदि पहले ऑप्शन में दे रखा है कि यहाँ पर m क्या हो लेस देन हो n से, दूसरा यहाँ पर m क्या हो ग्रेटर देन हो n से, और तीसरा दोनों हमारे आपस में इक्वल हो, और चौथे वाले में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब वर्गाव्यूह में मैंने आपको बताया था कि वर्गाव्यूह हमारा क्या होता है, जिसमें हमारी रो और कॉलम समान हो, यानी कि m और n की वैल्यू सेम हो। ठीक है, वर्गाव्यूह में मैंने आपको बताया था, इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले पार्ट 1 देख करके आ जाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें आपको फॉर्मूले भी बताए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जो इसका सी वाला पॉइंट है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास वर्गाव्यूह होते हैं उसमें जो हमारे m और n होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि उत्तर में कि m बराबर है n, और यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हुए चलेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ वीडियो में छूट जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने फॉर्मूलों को ध्यान से देखा होगा उनके समझ में ये आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके 9वें क्वेश्चन को। ये इसका 9वां क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये सेम 6ठे और 7वें क्वेश्चन की तनाई है। इसमें हमसे x और y के मान निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पर हमें आव्यूह भी इसने दे रखे हैं, और ये भी हमारा एक बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार करके जाना। तो जैसे मैंने आपको 6ठे और 7वें क्वेश्चन में कराया था, आप वीडियो को यहाँ पर ही रोक दें और पहले जाकर इसको खुद सॉल्व कर कर देखें कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला इसका आंसर है। बाद में आप वीडियो को स्टार्ट करके देखें कि आपने सही करा है या नहीं करा है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप खुद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन कराता हूं, लेकिन आप खुद भी सॉल्व करके देखना इसे। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही करेंगे। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम दोनों आव्यूह को लिख लेंगे और हम पहले इसकी कोटि चेक करेंगे, देखेंगे दोनों ही कोटि हमारी सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर,
तुलना करने पर यहाँ पर हमारे पास 4 समीकरण बन जाएगी। पहली बन जाएगी हमारे पास 3x + 7 बराबर हो जाएगा 0। दूसरी बन जाएगी y - 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। तीसरी बन जाएगी हमारे पास y + 1 बराबर होगा हमारा 8। चौथी बन जाएगी 2 - 3x बराबर होगा 4। अब इन चारों समीकरणों को आपस में सॉल्व कर हम x और y की वैल्यू को निकालते हैं आगे। ये हमारी तीसरी समीकरण है और ये हमारी चौथी समीकरण है। अब मैंने आपको बताया था चारों समीकरण निकालने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस वैल्यू का मान हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर y की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं हम समीकरण नंबर 2 से और एक निकाल सकते हैं हम समीकरण नंबर 3 से। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अगर वो 2 वैल्यूज हमारी आ रही होंगी y की तो हमारे पास x की वैल्यू भी 2 ही आएंगी, ठीक है। लेकिन हम ऊपर भी ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से आ रही हैं या नहीं आ रही। तो पहले हम समीकरण 2 से y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 थी हमारी y - 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पर जो हमारा माइनस का 2 है वो दूसरी साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y बराबर 5 + 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। अब हम यहाँ पर समीकरण 4 से x की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। समीकरण 4 थी हमारी 2 - 3x बराबर होगा 4 के। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 था वो हमारा दूसरी साइड में चला जाएगा तो वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3x बराबर होगा 4 - 2 के। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि माइनस के 3x बराबर होगा 2। और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, वो हमारी आ जाएगी x बराबर माइनस के 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब अगर हमें जो ऊपर ऑप्शन दे रखे थे 4 उसमें देखेंगे तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारी वहाँ पर नहीं आ रही होगी। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर समीकरण 2 से y की वैल्यू निकाली वो आई थी हमारी 7। अब ऐसे ही हमने समीकरण 4 से x की वैल्यू निकाली वो थी हमारी माइनस के 2/3। अब जो हमारी 2 इक्वेशन बची हैं पहली और तीसरी उसको भी सॉल्व कर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि वो हमारी सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यह हमारे पास समीकरण नंबर 3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर 8 है ये हमारे पास पहली से, और ये जो हमारे पास प्लस का 1 है दूसरी साइड में जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 7। और यही वैल्यू हमारी समीकरण 2 से भी आई थी, यानी कि जो y की वैल्यू 7 है वो हमारी सही आ रही है। अब ऐसे ही हम समीकरण 1 से x की वैल्यू को निकाल करके देखते हैं कि सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी हमारी 3x + 7 बराबर होगा 0। और यहाँ पर जो हमारा प्लस का 7 है दूसरी साइड में जाकर वो माइनस का हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा माइनस के 7/3। अब आपको ध्यान होगा एक हमारी x की वैल्यू आई थी माइनस के 2/3 और एक वैल्यू आई है हमारी माइनस के 7/3। अब आपको इससे पहले भी अभी ऊपर क्वेश्चन आए थे, अगर हमारे पास y की 2 वैल्यू आती हैं तो हमारी x की वैल्यू 2 आई थी, और अगर हमारे पास y की वैल्यू 1 आ रही थी तो x की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही थी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू तो 1 ही आ रही है लेकिन x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2। ऐसा तो हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दे रखे थे कि जहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 1 ही आ रही हो और x की वैल्यू हमारे पास 2 हो। तो यहाँ पर जो इसका b वाला पॉइंट था वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका कारण मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसीलिए उपरोक्त आव्यूह के युग्म में चर x के 2 भिन्न मान प्राप्त होते हैं तथा x व y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः विकल्प भी सही है, क्योंकि विकल्प बी में हमें दे रखा था कि जो उसके मान है वो निकालना संभव नहीं है। तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 10वां, उसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। आपके प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 3.2 के सॉल्यूशन पर आएगी, ठीक है। तो पहले हम इसके 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका हमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रविष्टियां होती क्या हैं।
अब ये मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि प्रविष्टि हो या अवयव हो, दोनों हमारे सेम ही होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझे कि हमारे पास कोई 3x3 कोटि का अवयव है। अब जो इसमें अवयव बोले हैं या तो वो 0 या तो वो 1, तो इस तरीके के हम कितने अवयव को बना सकते हैं, तो उनकी हमें कुल संख्या बतानी। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ये भी हमारा एक बहुविकल्पीय टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको नोट कर लेंगे। इसमें हमें दे रखा है कि अवयव की कोटि कितनी है, 3x3, वो लिख लेंगे। तो कोटि से हम निकाल लेंगे कि उसमें अवयव कितने होंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसीलिए ही अवयव में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर 9। और हमें इसमें दे रखा है कि जो हमारे पास अवयव है उसकी जो प्रत्येक प्रविष्टि है, जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है, चाहे वो हमारा सदस्य हो या अवयव हो, 0 और 1 है। यानी कि जो हमारे पास 3x3 कोटि का अवयव होता है उसमें जो हमारे 9 अवयव होते हैं, उसमें जो हमारा एक अवयव होगा उसको भरने के लिए हमारे पास कितने प्रकार हो जाएंगे, 2, क्योंकि वहां पर हमारा 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। जैसे आप ऐसे समझ ले कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हमारी 3x3 की है, तो इसमें हमारे 9 अवयव आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें पहले से ही दे रखा है कि इसमें जो अवयव होंगे यानी कि प्रविष्टियां होंगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। यानी कि अगर हमें A11 की जगह को भरना है तो उसकी जगह पर हम 0 भी लिख सकते हैं और इसी जगह पर हम 1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कर कर जो हमारे अवयव बन सकते हैं उनकी हमें संख्या बतानी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः प्रत्येक अवयव को भरे जाने के संभव प्रकार m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो इसीलिए ही विभिन्न प्रकार के अवयव की संख्या कि जो हमारे पास अवयव होंगे वो कितने होंगे, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे m की पावर n का, और यहाँ पर m हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि हम उसको 2 प्रकार से भर सकते हैं, और n हो जाएगा हमारे पास 9 की जो उसमें अवयवों की संख्या थी। अब यहाँ पर 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा हमारा 512, यानी कि जो हमारे पास इसका चौथा वाला ऑप्शन था डी वाला वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अवयव है अगर हम वहां पर 0 या 1 प्रविष्टि को भरते हैं तो इसी तरीके के हम 512 अवयव बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा, और जहां ना समझ में आया हो वहां पर आप कमेंट कर पूछ लेना, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर आपको करवा भी चुका हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो प्रश्नावली 3.1 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इन वीडियोस में मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके इस साल सिलेबस में है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जो आपके सिलेबस में ना हो। ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस भी चेंज हो चुका है तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, चाहे वो मैथ हो या फिर केमिस्ट्री हो, दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप देख लेना कि कौन सा चैप्टर कटा है और कौन सी प्रश्नावली कटी है। ठीक है, वहां पर मैंने आपको सब लिख करके बता रखा है। और इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें सारे के सारे फॉर्मूले हैं। इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आपके क्वेश्चन भी समझ में नहीं आने वाले। फॉर्मूले मेन होते हैं, बार बार कहता हूँ यही बात, हर वीडियो में कहता हूँ। इसलिए आप पहले हर चैप्टर के फॉर्मूले तैयार करें। अगर आपको फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे तो आपको उसी तरीके के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, तो आप उसी तरीके के क्वेश्चंस को आराम से कर लिया करेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास 12th के और भी प्रश्नावली के सोल्यूशन चाहिए हो तो मैंने प्रश्नावली के सोल्यूशंस के ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप देख लेना, और वहां पर अगर आपको कोई प्रश्नावली ना मिले जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको जितने भी प्रश्नावली के सोल्यूशन करा रखे हैं वो मैंने आपको न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है
उसी के हिसाब से करवाए हैं जो इस साल आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड किसी भी प्रश्नावली या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।